Good evening, students. Hope you all are doing well और welcome back. आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन जो प्रीवियस लेक्चर हमने कंप्लीट किया था एंड उसके बाद से होपफुली आप लोगों ने वीडियोस देखी हो और वो वीडियोस अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो एंड हम आगे भी जितनी जल्दी हो सकता है इसको सेशन को कंप्लीट करते हैं एंड मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चैप्टर एंड ओके सो अभी तक जो चीजें हमने इसमें कवर अप कर ली थी वो सारे ही टॉपिक्स यहाँ पे अवेलेबल है, सारी चीजें मार्क्ड है। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो सभी को हाईलाइट कर दिया है। सो होपफुली आप लोगों के लिए ये एक एडवांटेज होगा कि जब भी आप मॉड्यूल से अपनी स्टार्ट करेंगे अपनी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो अगर आप सारी चीज़ों को हाइलाइट पहले से करके करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू कि आप लोग वहाँ पे अननेसेसरी के लाइन्स आपको रीड आउट नहीं करनी पड़ेंगे एंड आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रीड करके एंड उसी को समझ के और अपने आंसर्स उसी के बेस पे प्रिपेयर करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आईसीएसएल क्योंकि मॉड्यूल से ही ज़्यादातर एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है, मॉड्यूल से ही चीज़ों को पूछता है। सो आई गेस दिस विल गोना टू हेल्प यू लॉट एंड एक-एक लाइन एट द एंड ऑफ द डे प्लस एग्जाम्स के टाइम पे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो इस टाइम पे अगर हम एक-एक लाइन को रीड करना शुरू करेंगे तो इट विल बी वेरी, वेरी, वेरी डिफिकल्ट। वो थोड़ा-सा मोनोटोनियस सा हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप पॉइंट्स को हाइलाइट करते हुए चलिए एंड जो चीज़ें मैंने यहाँ पे हाइलाइट करके आपको प्रोवाइड की हैं, वो सारी पॉइंट्स आप भी अपनी बुक्स में हाइलाइट करिए। सो रिविजन के लिए आपको बहुत ईज़ी रहेगा और आप इस लेक्चर्स को रिविजन लेक्चर्स भी ले सकते हैं डेफिनिटली क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। तो इस पॉइंट पे आके अगर आप इसको आप रिविजन की तरह पढ़ेंगे तो आपको दोबारा से इसको रीड करने की या लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज़ यहाँ आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती जाएगी एंड एक-एक पॉइंट्स को आप ईज़िली कवर अप कर सकते हैं। ओके। सो अभी तक जितनी भी पॉइंट्स थी, जितनी भी चीज़ें थी चैप्टर 1 की हमने वो सारी कवर की है मोस्टली। इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स के नेचर्स, इकोनॉमिक्स का स्कोप, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स हमने कवर अप की। हमने इकोनॉमिक्स को एज़ अ साइंस एंड आर्ट में कवर किया, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में हमने कवर किया। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हमने लास्ट हमने अपने एंड ऑफ द लेक्चर पे स्टार्ट किया था वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। हम इसी को आगे भी कंटिन्यू करेंगे और इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अपना फर्दर टॉपिक क्योंकि हमने बताया था कि हमने जो स्टार्ट किया था जो आधे पे ही हमारा लेक्चर लास्ट एंड हुआ था, मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ दोबारा भी। वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम जो हमारी सोसाइटी होती है या जो हमारी इकोनॉमी होती है उसका सिस्टम वर्क कैसे करता है, बेसिकली क्या चीज़ें उसमें होती है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये एक अरेंजमेंट्स होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कैसे आप अपने रिसोर्सेज को अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करें एंड कैसे आप उसका इंश्योर करें कि उसका यूज इकोनॉमिक यूज हो, मतलब किस तरीके से आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको आप बढ़ाएं जो भी अवेलेबल है। देखो ऑलरेडी आपको ये चीज अब तक ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इकोनॉमिक्स का मतलब ही यही हो गया या हम जनरली भी कह सकते हैं कि मतलब हमारा जो सोसाइटी को लेके है वो यही है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उन कैसे एफिशिएंट यूज कर रहे हैं उनका कि वो आज के लिए प्लस फ्यूचर जनरेशन दोनों के लिए एफिशिएंट यूज उसका हो पाए। सो हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी रिसोर्सेज है उनका एफिशिएंट यूज कर पाए। अगर हमने कहा कि हमारे पास वाटर है तो वाटर की अवेलेबिलिटी हम इस तरीके से रखें कि हम आज भी उसको कंज्यूम कर पाए प्लस हम उसको कल भी कंज्यूम कर पाए, ये हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है। ओके, आई होप इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस चीज को लेके। ठीक है, अभी हमने बात की कि हमने बोला कि इकोनॉमिक जो हमारा मेन सिस्टम है इकोनॉमी का वो यही कहता है कि आपके पास रिसोर्सेस कितने अवेलेबल हैं जिसको आप एफिशिएंट यूज उनका कर पाए प्लस जिनको आप मार्केट में जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उनको आप इंक्रीज कर पाए। मेन तो इकोनॉमिक सिस्टम का ऑब्जेक्टिव यही है। ठीक है, अलग अलग तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं जो कि आपके अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं, जैसे पर कैपिटा इनकम है कि हर एक इंसान की इनकम कितनी है,
वो भी आपका कहीं न कहीं आपकी सोर्सेज़ के बारे में। अगर आपकी इनकम आप एक हायर ग्रुप इनकम में बिलॉन्ग करते हो तो शायद आपके लिए रिसोर्सेज़ अलग होंगे, आपके लिए उन रिसोर्सेज़ की अवेलेबिलिटी अलग होगी, प्लस आपकी जो नीड्स है वो अलग होंगी और आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग आपके रिसोर्सेज़ होंगे। अगर आप अ लोअर ग्रुप में आते हैं, लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी नीड्स अलग होंगी, आपके रिसोर्सेज़ भी अलग होंगे। ये इस बात पे भी डिपेंड करती है आपकी इकोनॉमिक सिस्टम की किस तरीके की इनकम है। दूसरा इंडिविजुअल का प्रायोरिटाइजेशन टू स्पेंड द रिसोर्सेज एंड स्कैसिटी ऑफ बोथ इनकम एंड रिसोर्सेज। अगेन पर कैपिटा इनकम से कनेक्ट करेंगे हम इस बात को भी। आपकी इनकम कितनी है और आप कितना ज्यादा स्पेंड कर रहे हो उस बात पे भी डिपेंड करता है। अपने रिसोर्सेज एंड स्कैसिटी दोनों को ध्यान दोनों के ऊपर कितनी स्पेंड कर रहे हो अपने रिसोर्सेज को, अपनी स्कैसिटी को, अपने इनकम एंड रिसोर्सेज के बेस पे, ठीक है। दीज आर द थिंग्स जो हम लोग बात करते हैं जब हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम ये कहते भी हैं कि सोसाइटी अपने आप को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रही है एंड मैनेज कर रही है अपने रिसोर्सेज को, ये टू मीट इट्स पीपल्स नीड। अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इकोनॉमी किस तरीके के अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज एंड मैनेज कर रही है, वो उसके इकोनॉमिक सिस्टम की वर्किंग बताता है कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम इस तरीके से वर्क कर रहा है। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम की वर्किंग की, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्किंग सिस्टम जिसपे इकोनॉमी वर्क करती है हमारी। एक तो होता है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वी हैव सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड एट द लास्ट वी हैव मिक्स्ड इकोनॉमी। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। हमने बताया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मेन टारगेट होता है वो होता है कि ये प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे पूरा गवर्नमेंट के हाथ में होता है, एंड थर्ड तरीके की इकोनॉमी होती है जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन भी होता है प्लस गवर्नमेंट के हाथ में भी कंट्रोल होता है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया फॉल करती है हमारी इस थर्ड इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे फुल्ली प्राइवेटाइजेशन है, जहाँ पे फुल्ली प्राइवेटाइजेशन है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे रेलवे जहाँ पे सॉरी जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जहाँ पे क्या है गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जैसे रेलवे। रेलवे पे अगर आप देखिए तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो ऑब्वियसली बात हो रही है कि हाँ उस पर भी प्राइवेटाइजेशन आएगा। अगर हम आज के डेट में बात करें, ये फैक्ट है कि अलग-अलग तरीके की इकोनॉमी होती है और अलग-अलग तरीके की इकोनॉमी के अलग-अलग तरीके के थॉट्स होते हैं एंड उसकी वैल्यूज होती है। अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे आपके जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास सारे रिसोर्सेस होते हैं, वो रिसोर्सेस को ओन कर रहे होते हैं। जैसे कि बिजनेस सेक्टर, आपके जो बिजनेस सेक्टर्स होते हैं, आपकी जो फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, ये यहाँ पे जो मार्केट फोर्सेस होते हैं, मार्केट फोर्सेस जो होते हैं हमारी, जैसे डिमांड एंड सप्लाई, वो कहीं ना कहीं कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है व्हाट। और यहाँ पे जो मार्केट फोर्सेस होते हैं, जो हमारी डिमांड एंड सप्लाई होती है, वो हमारी ऑफ कोर्स डिसाइड कर रही होती है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। और इन मार्केट फोर्सेस पे जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है, वो कहीं ना कहीं इन मार्केट फोर्सेस पे लिमिटेड होता है। लिमिटेड होता है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात होती है। लिमिटेड होता है बट नॉट, हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से एब्सेंट है, बट हाँ कुछ लिमिटेड होता है। सो अगर हम रियल लाइफ में देखें तो गवर्नमेंट स्टिल यहाँ पे स्पेंड करती है ऑन थिंग्स जैसे कि एजुकेशन के ऊपर, डिफेंस के ऊपर एंड वेलफेयर के ऊपर, लेकिन बिजनेस आर मोस्टली फ्री टू ऑपरेट। जैसे अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर हम बात करें, अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो उसका एग्जाम्पल है यूएसए। आपने यूएसए में देखा होगा डिफेंस के ऊपर वहां पे अभी भी गवर्नमेंट स्पेंड करती है।
अगर फैक्ट्रीज की बात करें, प्रोडक्ट्स की बात करें, तो वो पूरी तरीके से यहाँ प्राइवेटाइजेशन है और बिजनेस सेक्टर्स का रोल ज्यादा है। जैसे टेक्निकल बैकग्राउंड पे बिजनेस सेक्टर्स ज्यादा है, तो ये डिफरेंस होता है आपका जब हम बात करते हैं किसकी, हम जब बात करते हैं प्राइवेट कैपिटल इकोनॉमी की, जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल तो होता है लेकिन लिमिटेड कंट्रोल होता है। कुछ चीजों पर ही गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है जो बहुत मेजर होती है। अदरवाइज जो बिजनेसेस होते हैं, स्पेशली बिजनेसेस, वो पूरी तरीके से यहाँ पे फ्रीली ऑपरेट कर रहे होते हैं। नाउ मूविंग है, हम अगर बात करें अलग की फीचर्स की बात करें, अगर हम इसके की फीचर्स की बात करते हैं, तो पहली बात यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होती है। क्या होती है? प्राइवेट ओनरशिप होती है। रिसोर्सेस एंड बिजनेस यहाँ पे कौन, यहाँ पे जो रिसोर्सेस होते हैं, यहाँ पे जो बिजनेस होते हैं, उनको ओन्ड कौन कर रहा होता है? उनको ओन कर रही होते हैं इंडिविजुअल्स। उनको ओन करते हैं इंडिविजुअल्स एंड नॉट गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट इनको ओन नहीं करती, बल्कि कौन ओन कर रहा होता है उनको? इंडिविजुअल्स ओन कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का जो मोटिव होता है, वो जो लोग वर्क कर रहे हैं, उनका मोटिव क्या होता है? अर्न करना, मोर प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। एंड इसकी वजह से क्या होता है? हार्ड वर्क, इनोवेशन एंड हायर प्रोडक्शन। क्या कह रहे हैं? प्रॉफिट मोटिव, इनकम, इनका जो नेक्स्ट मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट मोटिव। यानी कि यहाँ पे लोग इतने काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे इतना, देखो पहली बार कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन होता है, यानी कि बिजनेस इंडिविजुअल सेक्टर ज्यादा इन्वॉल्व होता है, ना कि गवर्नमेंट। अब आप खुद सोचो ना, अगर आप अपने खुद का बिजनेस लेके जा रहे हो मार्केट में, और आप अगर अपने खुद का बिजनेस कर रहे हो, तो आप वहां पे ज्यादा से ज्यादा मोटिव क्या होगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो। जब मैं अपने प्रॉफिट की बात करेंगे, तो भाई मैं हार्डवर्क भी तो करूंगी ना। जब मैं अपने हार्डवर्क की बात करी, कहीं ना कहीं तो कुछ इनोवेटिव ट्राई करूंगी ना, कि जो है मैं मार्केट में जब जाके कोई काम करी, तो वहां पे कुछ इनोवेशन पे ट्राई करेंगे। प्रोडक्टिविटी यहाँ पे ऑटोमेटिकली, और इससे क्या होगा? आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, थर्ड थर्ड जो बेनिफिट होता है आपका, वो है इन इक्वालिटी, सॉरी नॉट बेनिफिट, इन इक्वालिटी ऑफ इनकम। जो ये एक तरीके की डिसएडवांटेज है, ये एक तरीके का डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि देखो, जब प्राइवेटाइजेशन होता है कहीं पे, प्राइवेटाइजेशन होता है कहीं पे, इंडिविजुअल्स के हाथ में चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं जो रिच होता है वो और रिच होता जाता है। क्यों? क्योंकि उस बिकॉज ऑफ द कैपिटल जो वो उस बिजनेस में लगा रहा है। ठीक है, दूसरा, जो वर्कर्स होते हैं यहाँ पे, जो वर्कर्स होते हैं, उनकी डिपेंडेंसी जो है ना, उनकी डिपेंडेंसी वो उस इंडिविजुअल के ऊपर बढ़ जाती है। एंड जिससे कि आपका क्या होता है, जिससे कि आप, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स के ऊपर बढ़ जाती है, उस इंडिविजुअल्स के ऊपर बढ़ जाती है, जिससे कहीं ना कहीं इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? सिंपल सी बात को समझिए कि आपका बिजनेस अगर है, आपने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो आप अपने बिजनेस से पैसा निकालोगे भी ज्यादा। भाई सीधी सी बात है, इतना पैसा अगर आप अपने बिजनेस में लगा रहे हो, तो उसका प्रॉफिट तो आप ही, कुछ ही पोर्शन तो अपने यहाँ के एम्प्लॉयज को देना चाहोगे ना। तो कहीं ना कहीं उन एम्प्लॉयज को जो डिपेंडेंसी आपके ऊपर ज्यादा बढ़ गई ना, तो ये एक डिसएडवांटेज होता है जब हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। साथ ही लेसेज फेयर पॉलिसी यहाँ पे चलती है। मिनिमम, फोर्थ इसका फीचर क्या होता है यहाँ पे? लेसेज फेयर पॉलिसी चलती है, यानी कि मींस यहाँ पे मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है। गवर्नमेंट का अगर आप इंटरफेरेंस की बात करेंगे, बहुत कम होता है। मार्केट डिसाइड करती है प्राइस थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। और यहाँ पे जो प्राइस से, प्राइस फैक्टर होता है ना, वो किसके थ्रू डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है आपकी मार्केट में डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी हो रही है, इस फैक्टर पे डिपेंड करती है सारी चीजें। ठीक है, फिफ्थ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी,
वो है आपका मार्केट में जो कंपटीशन है वो हमेशा आपका परफेक्ट हो, ऐसा नहीं होता है। आइडियली देयर शुड बी कंपटीशन। देखो आइडियली जरूरी है कि कंपटीशन हो, बट समटाइम मोनोपोली बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे अगर आपने एग्जांपल देखो, इंडिया में एग्जांपल अगर हम लेके चले इसका, तो जियो का बीच में आपके पास सिम आया था। जियो ने कहीं ना कहीं मोनोपोली बना ली थी अपनी बाय सर्विंग फ्री सिम्स। फ्री सिम्स देके तो जियो ने अपनी मोनोपोली बना ली थी उस पर्टिकुलर ट्राई मार्केट के ऊपर। ऑल्दो वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, कहीं ना कहीं तो इसी तरह जहाँ पे गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है वहां पे अगर मोनोपोली आ रही, तो आप सोचिए कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पे गवर्नमेंट को जो कंट्रोल है वो या तो नहीं है या कम है, ऐसे में अगर एक प्राइवेट सेक्टर आके काम कर रहा है तो उनकी ऑब्वियस सी बात है, वो डिमांड एंड सप्लाई वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो प्राइसेस वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, तो सारी चीजें अपने हिसाब से डिसाइड होती है और इसीलिए मार्केट कंपटीशन कहीं ना कहीं वहां पे कम हो जाता है। सिक्स फीचर इस सेक्टर का ये है, यूज करें जो भी आप मनी एंड क्रेडिट, कैसे आप वहाँ पे मनी एंड क्रेडिट को यूज करें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इकोनॉमी डिपेंड करती है मनी, बैंकिंग, लोन, फाइनेंस, सबको पता है किस कितना पैसा आपका मार्केट में लग रहा है। इकोनॉमी कहीं ना कहीं उस फैक्टर पे डिपेंड करती है, एंड प्रोडक्शन आपका मेनली डिपेंड करता है मार्केट में सेल कितनी हो रही है एंड नॉट सेल्फ यूज। तो यूज कैसे करें मनी का, एंड आप कितना क्रेडिट का सामान दे रहे हैं, कितना क्रेडिट का यूज कर रहे हैं, वो भी एक फैक्टर है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को डिसाइड करने का। नेक्स्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को आप इस पॉइंट से भी डिसाइड कर सकते हैं। कंज्यूमर सोवरेनिटी से, यानी कंज्यूमर ऑब्वियसली किंग होता है। कंज्यूमर की जो भी डिमांड होगी, कंज्यूमर का जो भी टेस्ट होगा, कंज्यूमर की जो भी प्रेफरेंस होगी, ये सब कुछ इस इकोनॉमी की चीजों को बताती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने 7 ऐसे फैक्टर्स पढ़े। ऐसे हमने टोटल 7 फैक्टर्स पढ़े। आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। रियली गोइंग कि अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। पहला जो फीचर है मिक्स्ड इकोनॉमी का वो है, हमारे यहाँ प्राइवेट ओनरशिप होती, इनके पास प्राइवेट ओनरशिप होती है एक तो। दूसरा, प्रॉफिट मोटिव होता है। मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट होता है। थर्ड, इनइक्वालिटी होती है इनकम में। फोर्थ, लेसिज फेयर पॉलिसी यहाँ पे चलती है। फिफ्थ, मार्केट कंपटीशन एक पॉइंट ये भी है। नॉट ऑलवेज परफेक्ट, मार्केट कंपटीशन जरूरी नहीं है कि हमेशा परफेक्ट हो। सिक्स पॉइंट, कैसे आप यूज कर रहे हैं मनी एंड क्रेडिट को। देन कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर की डिमांड, कंज्यूमर का टेस्ट क्या है। ये वो फैक्टर्स हैं जो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। ठीक है, अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो बहुत सारी एडवांटेज भी होती है। क्वेश्चन आता है कि एडवांटेजेस क्या क्या होती है। हमने कहा क्यों, अगर हमें दिख रहा है कि रिचर सेक्शन रिचर बनता जा रहा है, पुअरर सेक्शन इससे पुअरर बनता जा रहा है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, मोटिव खाली प्रॉफिट मेकिंग है, हर चीज कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करी, तो एडवांटेज क्या है? एक तो सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होता है यहाँ के। एडवांटेज पहला है, यहाँ पे आपको
सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम मिलेगा, मतलब मार्केट अपने हिसाब से खुद को एडजस्ट करती है, मार्केट एडजस्ट itself as per the रिक्वायरमेंट, यानी जो मार्केट में नीड चल रही है, जैसी नीड है उसके हिसाब से मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। दूसरी, फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अगर आप देखिए, देखो, गवर्नमेंट का कंट्रोल अगर किसी भी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल रहता है ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है, एक गवर्नमेंट आती है वो कुछ और करती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है वो कुछ और। बट अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो कहीं नहीं इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो करती है। कैसे, अगर आपने यूएस में देखा, तो यूएस में प्राइवेटाइजेशन है तो उसकी इकोनॉमी क्यों इतना फास्टर पेस पे ग्रो करती है इन कंपैरिजन टू इंडिया, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इतना ज्यादा नहीं। अगर मेरे मेरी चीजों को लेने की डिसीजन मेकिंग पावर है, मैं उस चीज को ज्यादा बेटर तरीके से करूंगी ना कि अगर मेरी डिसीजन मेकिंग पावर या मेरे से रिलेटेड बातों का डिसीजन कोई और ले रहा होगा, तो वो चीज वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा, फिर मैं उस पर एग्री करूँ ना करूँ। तो इसलिए फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, जो आप एफिशिएंट डिसीजन ले सकते हो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, साथ ही ठीक है, एफिशिएंट आप डिसीजंस ले सकते हो यहाँ पे बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। आप यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे डिसीजन ले सकते हो। भाई देखो, फास्टर इकोनॉमी, पहली बात हमने बोला कि पहला एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे बिजनेस खुद से खुद को रेगुलेट करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए में हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप डिसीजन खुद से ले रहे हो। और डिसीजन कैसे खुद से ले रहे हो, जो भी डिमांड है मार्केट में, जो भी सप्लाई होनी है, उसके बेस पे आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। इसके अलावा ये आपका इनकरेज करता है इनोवेशंस को, इनोवेशंस को इनकरेज करता है एंड एफिशिएंसी को कहीं ना कहीं इनकरेज करता है। सीधी सी बात आप समझो ना, आप कोई काम मार्केट में करने जा रहे हो जिसकी पावर आपके हाथ में, डिसीजंस आप ले सकते हो, काम आप कर सकते हो, आप प्रॉफिट आपके हाथ में आएगा, नाम आपका होगा, क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, वर्थिनेस आपकी बढ़ेगी, वेल्थ आपकी बढ़ेगी। तो यार, आप नई चीजों को ट्राई भी तो डेली करोगे ना, आप कोशिश तो यही करोगे ना कि आज मैंने ये किया, चलो कल मैं वो भी कर लेता हूँ, मैं ये भी ट्राई करता हूँ, मेरे पास ये रिसोर्सेस है तो मैं इसको भी यूटिलाइज करता हूँ। कहीं ना कहीं इनोवेशंस लेके आता है और जो काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी को और ये इंक्रीज करता है। अब अगर आपको एफिशिएंसी इंक्रीज करने का मौका मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी तो दे रहा है ना, आपको हर काम में फ्लेक्सिबिलिटी भी तो दे रहा है ना। ठीक है, इसके अलावा ये आपको अगर फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, तो ये आपको फ्रीडम भी इंश्योर कर रहा है, ये फ्रीडम भी इंश्योर कर रहा है इंडिविजुअल को। और ये फ्रीडम किसको दे रहा है, इंडिविजुअल को, कि वो अपने हिसाब से इकोनॉमी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकता है और वो कोई भी काम कर सकता है। इन सारे काम को करने के लिए आपको रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, तो इसकी वजह से ये आपको लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि आप रिसोर्सेस का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज हुआ कि अगर आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होता है, तो आपके हाथ में पूरी कंट्रोलिंग पावर है, डिसीजंस आप ले सकते हो, इकोनॉमी की ग्रोथ उससे होगी, काम करने में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप नए नए आइडियाज लेके आ सकते हो इजिली मार्केट में, और उन नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए आपको, उसका आप बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हो। दीज आर सम मेरिट्स ऑफ वर्क अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या सिर्फ एडवांटेज है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या है उसके? देखो, डीमेरिट्स भी बहुत सारे, अभी हमने बताया कि इनकम एक हाथ में चली जाती है, जो बिजनेस ओनर होगा उसके हाथ में चली जाती है। इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वेल्थ इन इक्वालिटी, अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास रिसोर्सेस है, आपके पास पोजिशंस है, तो अपॉर्चुनिटीज भी है, अदरवाइज नहीं है। फोकस कहीं ना कहीं सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग हो जाता है, फोकस जो होता है यहाँ पे वो प्रॉफिट मेकिंग हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ, मतलब प्रॉफिट मेकिंग हो जाता है, मतलब देन सोशल वेलफेयर। किसके कंपैरिजन में? सोशल वेलफेयर के कंपैरिजन में जो फोकस होता है वो प्रॉफिट मेकिंग पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप जो वेस्टेज होता है रिसोर्सेज का, वो भी अभी हमने बोला मेरिट्स में कि आप इनोवेशंस का आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यार, जब आपको इनोवेशन की अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी ना, आपके पास इनोवेशंस आइडियाज आ सकते हैं,
फ्री होते हो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज, तो भाई रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ऐसा तो है नहीं कि इस दुनिया में सब भैया ज्ञाता ज्ञानी है, सब परफेक्ट इंसान है। भाई तुम काम कर रहे हो, तुमसे गलतियां भी होंगी, हो सकता है कोई तुम्हारा बिजनेस फेल भी हो जाए कभी। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे आपके रिसोर्सेज का तो वेस्टेज हो रहा है ना वहां पे। वेस्टेज किसका हो रहा है यहाँ पे आपके, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक रीजन इसके पीछे ये भी है, कंपटीशन भी एक रीजन हो जाता है। आपने रिसोर्स, क्योंकि आप मार्केट में आए, दूसरा भी मार्केट में आ गया, अब दूसरा सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि हो सकता है उसकी मार्केट वो चीज नहीं थी, लेकिन देखा देखी भैया हम तो चले आए। वो कुएं में कूदने जा रहे थे तो मुझे भी कूदना था, देखना था कि कैसा लगता है कुएं में कूद के, मैं भी कूद गया। ये वो कुएं में कूदा क्योंकि उसको सामान दिखा कुएं में, उसने प्रोडक्ट को निकाला, उसने तो रस्सी लगा के कूदा, तुम तो डायरेक्ट कूद गए और तुम निकल लिए। तो तुम्हारे लिए तो रिसोर्सेस वेस्ट हो गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट गुड्स में बी निग्लेक्टेड, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं या जो इम्पोर्टेंट एरियाज होते हैं यहाँ पे, वो निग्लेक्ट हो सकते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ। बिजनेस के चक्कर में हम इन कहीं ना कहीं इन एरियाज को हम निग्लेक्ट करते जाते हैं। प्रोडक्शन ओनली ऑफ प्रॉफिटेबल, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन होता है प्रॉफिटेबल गुड्स का, यानी बाकी गुड्स का प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम हो जाता है। एंड ह्यूमन वैल्यूज जो होती है आपकी, ह्यूमन वैल्यूज जो होती है वो कहीं ना कहीं आपकी डाउन हो जाती है, एंड वेलफेयर जो होता है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है, वो इग्नोर हो जाता है, ठीक है। ये कुछ डीमेरिट्स, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो आपकी फ्रीडम को प्रमोट करती है, एफिशिएंसी को प्रमोट करती है, ग्रोथ को प्रमोट करती है, बट साथ ही साथ वो इनइक्वालिटी को भी लेके आ रही होती है। यानी हमारी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो फ्रीडम, ग्रोथ को तो प्रमोट करती है, लेकिन इन इक्वालिटी को भी लेके आती है मार्केट में, एंड जिसकी वजह से सोशल वेलफेयर आपका निग्लेक्ट हो सकता है, सोशल वेलफेयर आपका निग्लेक्ट हो सकता है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम मिल सकती है, एंड सम गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट हमारी इकोनॉमी है सोशलिस्ट इकोनॉमी। बिफोर मूविंग अहेड, ऑब्वियसली हम अभी उस पे अपनी मॉड्यूल पे भी जाके इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट इकोनॉमी हमारी आती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये क्या कहते हैं, हमने कहा जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा होता है, वो इकोनॉमी बात करती है सोशलिस्ट इकोनॉमी की, जहाँ पे गवर्नमेंट और सोसाइटी ओन करती है एंड कंट्रोल करती है रिसोर्सेस को। गवर्नमेंट एंड सोसाइटी यहाँ पे क्या कर रही होती है, ओन एंड कंट्रोल करती हैं रिसोर्सेस को, ठीक है। मेन एम क्या होता है इनका, मेन एम क्या होता है, इनका मेन एम होता है इक्वालिटी, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नहीं था, वेलफेयर, सोशल जस्टिस इनका एम होता है, ठीक है। एंड ये डेवलप की जाती हैं, इसको डेवलप किया जाता है रिमूव करने के लिए द प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटलिस्ट, जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसकी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए इसको लाया जाता है। जैसे कि प्रॉब्लम कौन सी, इनइक्वालिटी की जो प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन की जो प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए हम इसको लेके आते हैं, ठीक है। अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें तो सिंपल सी बात है, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है हमारी वो कुछ नहीं होती है, वो सिंपल यहाँ पे जो मेजर कंट्रोल होता है, मेजर पोर्शन ऑफ द कंट्रोल गवर्नमेंट एंड सोसाइटी के हाथ में होता है, इंडिविजुअल्स के हाथ में। यानी यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल के थॉट पे वर्क नहीं करते, हम सोसाइटी का सोच के काम कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे इनइक्वालिटी कम होती है, एक्सप्लॉइटेशन कम होता है कि हम एक एक से सारे काम ना करवाएं, ठीक है। अब हम अगर इसके फीचर्स की बात करते हैं, हम इसके की फीचर्स की बात करते हैं, की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे कोई पहली बात, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कंपैरिजन में यहाँ पे कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती है, फर्स्ट थिंग। हर चीज सोसाइटी एंड गवर्नमेंट के हिसाब से चीजें चल रही होती है।
कोई फ्री मार्केट नहीं होती है, यानी कि कोई यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की बात नहीं होती है। नो डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल। ठीक है, यानी जो प्राइसेस एंड प्रोडक्शन होता है वो यूजुअली सोसाइटी की नीड्स पे डिपेंड होता है, एंड गवर्नमेंट एंड मोस्टली गवर्नमेंट डिसाइड करती है, नॉट बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स के पास फ्रीडम कम होती है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से देख रहे हैं, अगर जरूरत है तो ही आपको ये चीज मिलेगी, ये नहीं कि मार्केट ट्रेंड चल रहा है तो चलो हम उस चीज की प्रोडक्शन करते जाएं। सेंट्रल प्लानिंग होती है, हर एक चीज को लेके एक जगह से प्लानिंग होती है। गवर्नमेंट के पास कंट्रोल होता है, तो प्लानिंग भी गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है यहाँ पे कितना क्या प्राइस होगा, प्राइस क्या होगा, कितना प्रोडक्शन होगा, कितना प्रोडक्शन होना है, कैसे कैसे प्रोड्यूस होना है। ठीक है, ये सारी बातें गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और इसके लिए गवर्नमेंट एक प्रॉपर अथॉरिटी बैठाती है, और वो अथॉरिटी ही सब चीजों को डिसाइड करके देती है। नेक्स्ट, लिमिटेड रोल होता है यहाँ पे मनी का। ऑब्वियसली मनी ऑब्जेक्टिव होता है, बट फिर भी जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मनी का रोल ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे जो भी बिजनेस ओनर्स होते हैं वो अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे मनी का रोल थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, मनी एंड क्रेडिट हमेशा यूज होते हैं, लेकिन कंट्रोल एंड लिमिटेड वे में यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब अंधा पैसा उड़ा दो। ठीक है, क्लासलेस सोसाइटी होती है, मतलब कोई रिच कोई पुअर क्लास का डिफरेंस नहीं होता, हर एक को हर एक अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो सिंपल ये इसके फीचर्स हैं। अगर आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। मेन जो फीचर्स हैं आपके ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी की, प्राइवेट ओनरशिप नहीं होता है, फ्री मार्केट नहीं होता है, यहाँ पे एक प्रॉपर हर चीज कंट्रोल्ड वे में होती है। ठीक है, रोल ऑफ मनी लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट लिमिटेड होता है। सोसाइटी या क्लासेस होती है, यानी कि यहाँ पे कोई भी इक्वालिटी कम होती है, एंड अपॉर्चुनिटीज सबको दी जाती है, एंड फेयर डिफरेंस के बेस पे दी जाती है। जो मार्केट में सोसाइटल डिफरेंस होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अगर हम इसके मेरिट्स की बात करें, तो अलग अलग मेरिट्स हैं इसके, जैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है ऑफ इन इनकम एंड वेल्थ का, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं यहाँ पे, सोशल सिक्योरिटी आपको मिलती है यहाँ पे हर चीज को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो आपका रिड्यूस होता है। ठीक है, प्लान्ड एंड बैलेंस्ड काम होता है, यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं ना कहीं रिड्यूस होते हैं, रिड्यूस होते हैं, एंड इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस पे कंट्रोल होता है आपका। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी? आपके इनकम एंड वेल्थ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज यहाँ मिलती है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं आपके यहाँ पे, सोशल सिक्योरिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस पे कंट्रोल होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होता है, प्लान एंड बैलेंस डेवलपमेंट होता है हर एक चीज को। भाई एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो होगी ही होगी, डीमेरिट्स तो होंगे ही होंगे। क्या डीमेरिट्स है? इंसेंटिव की कमी होती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, अगर आप में से किसी ने भी जॉब की हो प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको पता है जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको रेवेन्यू भी जनरेट होता है, इंसेंटिव्स मिलते हैं। स्पेशली जो सेल मार्केट में होगा उसको शायद आइडिया हो कि जब आप अपना टारगेट मंथ एंड टारगेट पूरा करते हो तो आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं। यहाँ पे वो इंसेंटिव्स की कमी होती है। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, उनको पता है उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग सारी चीजें मिलती हैं, इसलिए वो हार्ड वर्क करना नहीं पसंद करते। इकोनॉमी की ग्रो भी तो स्लो हो जाती है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है यहाँ पे, बहुत तेजी से रैपिड ग्रोथ नहीं होता है इकोनॉमी का, क्योंकि सब चीज गवर्नमेंट गवर्नमेंट नीड के हिसाब से काम कर रही है, जरूरतों के हिसाब से काम कर रही है, मार्केट ट्रेंड के हिसाब से काम नहीं कर रही है। प्रोडक्टिविटी लोअर होती है, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, जरूरतों के हिसाब से काम हो रहा है तो प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही, इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही आपकी, तो लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होता है लोगों का। ठीक है, ओवर यहाँ पे डिपेंडेंस हो जाती है गवर्नमेंट्स के ऊपर, गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी हो जाती है। ठीक है,
इंडिविजुअल फ्रीडम की यहाँ पे कमी होती है, लेस इंडिविजुअल फ्रीडम। तो दीज आर द सम सोशलिस्ट इकोनॉमीज के पॉइंट्स जहाँ पे वो इक्वालिटी एंड वेलफेयर की बात कर रहा होता है। नेक्स्ट आपका इसमें है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि क्या कहता है, जहाँ पे कंट्रोल सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट के हाथ में कंट्रोल होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये वो सिस्टम होता है जहाँ पे कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट को मिला के जो इकोनॉमी बनती है, वो होते हैं आपके मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी जहाँ पे प्राइवेट प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, एंड सोशलिस्ट जहाँ पे गवर्नमेंट प्लस वेलफेयर हो, यानी कि सोसाइटी का कंट्रोल हो, वो इकोनॉमी आपकी बनती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, अवॉइड द डिसएडवांटेज ऑफ बोथ सिस्टम। फीचर्स की अगर हम इसके इसके फीचर्स की बात करते हैं, तो सिंपल फीचर्स, पहला फीचर इसका यही होता है कि यहाँ पे आपको दोनों ही मार्केट का कॉम्बिनेशन मिलेगा, यानी कि कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको मार्केट एंड गवर्नमेंट का। दूसरा, यानी कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो मार्केट प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है, कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। दूसरा, यहाँ पे मार्केट मैकेनिज्म यूज होता है जहां भी जरूरी होता है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई पे काम हो रहा होता है। मार्केट मैकेनिज्म का भी यूज होता है वेयर एवर नेसेसरी, वेयर एवर नेसेसरी मार्केट मैकेनिज्म भी यूज होता है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई भी यूज होती है। ठीक है। थर्ड, रेगुलेटेड मार्केट होता है यहाँ पे, जहाँ पे भी जरूरत होती है, जैसे हमने कहा मार्केट मैकेनिज्म का यूज होता है, यहाँ पे रेगुलेटेड मार्केट भी होती है, जहाँ पे भी, यानी कि अगर मार्केट प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है, तो यहाँ पे रेगुलेटेड मार्केट भी होती है। गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पे जरूरी होता है, गवर्नमेंट कुछ केसेस में गवर्नमेंट कंट्रोल भी नेसेसरी होता है, 100% गवर्नमेंट कंट्रोल ही रहता है। अगर मार्केट पूरी तरीके से कम्प्लीटली फेल हो जाती है तो गवर्नमेंट यहाँ पे पूरा कंट्रोल ले लेती है। ठीक है। फोकस होता है सिर्फ प्राइवेटाइजेशन ही नहीं, सोशल वेलफेयर भी यहाँ पे फोकस होता है। ठीक है, सोशल वेलफेयर भी फोकस होता है, यानी कि आपके एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ है, इन सब चीजों के ऊपर भी वर्क किया जाता है, इनइक्वालिटी को रिमूव किया जाता है, पॉवर्टी को हटाया जाता है, तो ये भी फैक्टर्स होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहाँ पे, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप चीजों को मॉड्यूलेट कर सकते हो अलग अलग लेवल के कंट्रोल की वजह से। एम क्या होता है, एम होता है रिड्यूस करना इन इक्वालिटी को। ठीक है, एक ये भी फैक्टर होता है। सो क्योंकि यहाँ पे आपकी पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट रिड्यूस करती है, एक इनकम की इनइक्वालिटी, अपॉर्चुनिटीज सही से दी जाती है, सोशल वेलफेयर पे वर्क किया जाता है, अलग अलग प्रोविजंस पे वर्क किया जाता है। तो ये सारे वो फैक्ट फीचर्स है जो एक आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी में होते हैं, जहाँ पे आपके गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर जो इकोनॉमी बनती है, दैट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। और इस इकोनॉमी में सिर्फ गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल नहीं होता, कुछ कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर्स के पास भी होता है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो ऑब्वियसली इंडिया इज अ गुड एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। मेरिट्स की बात करें, अगर हम यहाँ पे मेरिट्स की बात करें, ऑब्वियसली पहला मेरिट यही हो जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे ये कंबाइन करता है दोनों ही इकोनॉमी को, यानी कि ये आपका एफिशिएंसी देता है कैपिटलिज्म पे एंड वेलफेयर देता है ऑफ सोशलिज्म में। ठीक है। दूसरा एडवांटेज है इसका कि ये बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है, ये बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है। तीसरा एडवांटेज है, ये इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट, पब्लिक वेलफेयर पे वर्क करता है, पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, ये आपको फ्रीडम प्लस रेगुलेशन दोनों ही ऑफर करता है। ठीक है। डीमेरिट्स की बात करें, डीमेरिट्स की बात करें अगर हम, कुछ लेकिन डिसएडवांटेज भी होते हैं इसके। सिंपल, पहली बात तो मैनेज एंड बैलेंस दोनों ही सिस्टम को करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता ही है ऑब्वियसली। आप सोचो आप सब चीजें कर लोगे तो वो पॉसिबल नहीं होती है। दूसरा,
कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या कॉन्फ्लिक्ट्स के जो चांसेस होते हैं यहाँ पे वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में होगी। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि भाई देखो दोनों जहाँ पे होंगी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। स्लो डिसीजन मेकिंग होती है, जो डिसीजन मेकिंग होती है वो भी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। आप चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ हो सकता है यहाँ पे एडजस्ट ना कर पाओ क्विकली, मे नॉट एडजस्ट क्विकली। सोसाइटी हो सकता है इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से क्विकली एडजस्ट ना कर पाए। एंड सक्सेस यहाँ पे डेफिनेटली डिपेंड करती है एफिशिएंट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। जो सक्सेस होती है यहाँ पे वो डिपेंड करती है एफिशिएंट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो ये आपका मिक्स्ड इकोनॉमी का कंक्लूजन था। आई होप आपको ये तीनों ही इकोनॉमी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट करना, मैं आपको नोट्स भी इसके प्रॉपर शॉर्ट में पूरे नोट्स पढ़ा अवेलेबल करा दूंगी। क्योंकि अगर आप इसके फीचर्स अगर आप देखने जाओ तो इट विल बी टू लॉन्ग, बहुत ही लेंदी सारी चीजें हैं। सो इट वुड बी बेनिफिशियल कि आप जो मैंने आपको जैसे पढ़ाया है इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप वैसे ही पढ़ो। एंड एक एक पॉइंट्स भी अगर आप वैसे ही लिख के आओगे जैसे मैंने भी आपको समझाए हैं पॉइंट्स को, तो इट विल बी वेरी इजी। और अगर आपको इसको नोट्स चाहिए होंगे तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी एंड आप उससे पढ़ के जाना। एंड इन तीनों ही इकोनॉमी के बारे में फिर राइट दिस आंसर्स, तो ये आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होंगे। एंड जब आप जो मैंने अभी नोट्स आपको प्रोवाइड किए उससे आप अपने इन पॉइंट्स को एक बार रीड करोगे, आप प्रॉपर तरीके से मैच कर पाओगे कि जो चीजें बताई हैं वो यही वही चीजें यहाँ पे लिखी भी हुई है। तो जस्ट रीड इट। एंड नेक्स्ट हमारी जो सेशन होगा उसमें हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई की। अलग अलग क्या डिमांड की थ्योरी है, क्या सप्लाई की थ्योरी है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है, हम इसके बारे में सारी चीजों को कवर अप करेंगे। अंटिल देन आप लोग अभी तक जो भी चीजें मैंने बताई हैं वो सारी चीजों को रीड करिए, समझिए, उसका कॉन्सेप्ट समझिए। एग्जाम्स आर वेरी नियर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप लोग इसको रिविजन्स को क्विक रिवीजन के बेसिस पे सेशंस को लेके चलिए, सो दैट कोई भी डाउट्स हो वो आपके क्लियर होते रहे। एंड अगर कोई डाउट्स है आपको अभी भी कहीं भी कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कमेंट में मेंशन करिए। और या फिर जो नंबर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप उस पे अपना क्वेरी भेज दीजिए, वी विल रिजॉल्व ऑल ऑफ योर क्वेरीज। और अगर नीड होती है, आपको जरूरत होती है तो हम किसी दिन लाइव सेशंस भी कर लेंगे एंड वहाँ पे भी आप अपने सारे क्वेरीज को बता सकते हैं एंड वी विल रिजॉल्व ईच एंड एवरीथिंग। सो टिल देन ओके, बाय बाय, टेक केयर।